रक्षित रंजन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। रक्षित, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं 18 ऑफ देश को। बाजार के अंदर ये तो चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है बाजार का? ये बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट है या फिर कॉशियस होके मार्केट है कि आप इंडेक्स को भूल जाइए, एक एक शेयर को चुनिए, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए और उस शेयर को रख लीजिए, फिर इंडेक्स के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? या फिर ये तीसरी कैटेगरी का बाजार है कि जब जब ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ? ओके, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, आपने मेरे को अपने शो में अपॉर्चुनिटी दिया। सो आई थिंक मैं इस सवाल का आंसर इस तरह से करूंगा कि डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जहां पे आप अच्छी कंपनियों को खरीद के जब तक वो अच्छी रहें, फंडामेंटल्स उनके चलते रहें और शेयर प्राइस फंडामेंटल्स को ट्रैक करे, उस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आप लॉन्ग होराइजन के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है, जहां पिछले 2 साल में कोविड के डिसरप्शन के दौरान कुछ कंपनियों ने भरपूर फायदा उठाया कोविड का। इतना फायदा उठाया है कि उन्होंने ऐसी कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस किए हैं जो आमतौर पे वो कर नहीं सकते थे। तो उस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव माहौल है। अगर इन कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे हैं तो और भी अच्छा, नहीं गिरे हैं तो जो कैपिटल एलोकेशन डिसीजन इन्होंने किए हैं वो अगले 2-3-4 साल में काफी जोर से एक्सेलरेशन लेके आएंगे फंडामेंटल्स में। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं, ऑल्दो हमें वो इन्वेस्टमेंट का तरीका आता नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अंडरलाइंग इकोनॉमी काफी स्टेबल है। काफी सारे सेक्टर्स में डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है इंडिया में, एंड एज अ रिजल्ट रशिया यूक्रेन या फेड का रेट हाइक या कोई और रीजन के कारण अगर नीचे के भाव में आपको इन्वेस्ट करने को मिलता है तो जरूर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल रक्षित, गुड आफ्टरनून, प्रियंका यार, आपसे एक सवाल यहाँ पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मार्सलस के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक काउंट की एचडीएफसी स्टॉक्स की अच्छी खासी वेटेज रही है हमेशा से ही। और अब जिस तरह से एचडीएफसी हम मर्जर के बाद भी देख रहे हैं कि लगभग 22% ज़्यादा टूट गया है। अब तक तो बात ये की जा रही थी कि शायद 1-1.5 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस झेल रहा था ये ग्रुप स्टॉक शायद अब रिवाइव हो जाएगा, लेकिन अब भी किस तरह के कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं? कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए? कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स का जब शेकन हो तो किस तरह से आप उन्हें कॉन्फिडेंस फील कराएंगे, या फिर क्या होंगे आपके वर्ड्स ऑफ विजडम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को लेकर? तो 2 चीजों पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाना जरूरी है। पहली चीज ये कि काफी बार होता है अच्छी स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छा कर रहे हैं उनका शेयर प्राइस कुछ महीनों तक चलता नहीं है, राइट? जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इनके शेयर प्राइस पिछला 1 साल भर से कोई रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अगर अंडरलाइंग फंडामेंटल्स कंपटीशन से ज्यादा मजबूत है, एब्सोल्यूट वे में ज्यादा मजबूत है, तो इसकी चिंता की इतनी बात नहीं है कि शेयर प्राइस नहीं चल रहा। और ये काफी बार होता है। जैसे मेरे को याद है 2018-19 में पिडिलाइट नहीं चला था, हमारे पोर्टफोलियो में है। 2017-18-19 में डॉक्टर लाल पैथलैब्स नहीं चला था। 2021 पूरे साल पेज इंडस्ट्रीज नहीं चला था, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में। सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है। हमारे क्लाइंट्स, हमारा पर्सनल पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर। ये स्टॉक्स नहीं चलते बीच बीच में, जबकि फंडामेंटल्स इनका चलता रहता है। इवेंचुअली शेयर प्राइस कैचअप करता है फंडामेंटल्स के साथ। कब करता है वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एज अ रिजल्ट ये शेयर प्राइस का हॉलीडे पे जाना, शेयर प्राइस का छुट्टी पे जाना, वो विषय का चिंता का विषय नहीं है अगर आपको फंडामेंटल्स में प्रोग्रेशन अच्छी दिख रही है। तो अब जैसे आप एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ देखिए, एचडीएफसी बैंक की लोन बुक ग्रोथ देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखिए। ये क्वार्टर, 1 क्वार्टर पहले, 3 क्वार्टर पहले कंपेयर टू इंडस्ट्री ये ज्यादा मजबूत नंबर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक के पुराने रन रेट ऑफ ग्रोथ ये ज्यादा मजबूत नंबर हैं। इन एन एब्सोल्यूट वे ये 18-20% से ज्यादा की ग्रोथ है, जो अगर आपको अच्छी लगती है वो वाली रन रेट,
तो ये फंडामेंटल्स काफी मजबूत है. सो दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड. एक तरीका है. दूसरा तरीका है, आप देखिए एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर है, क्या जेन्युइनली सिनर्जीज निकल के आ सकती हैं एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स के लिए खास करके, राइट? तो सबसे पहली बात, क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज बहुत मैसिव हैं. एचडीएफसी बैंक के 70% कस्टमर्स के पास लोन्स नहीं है. अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल लिमिटेड की लोन की काबिलियत. एचडीएफसी लिमिटेड के 70% कस्टमर्स के पास कासा नहीं है एचडीएफसी बैंक का, राइट? तो क्रॉस सेलिंग कासा ऑफ एचडीएफसी बैंक इनटू एचडीएफसी लिमिटेड कस्टमर्स इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. एचडीएफसी लिमिटेड होम लोन में काफी स्ट्रेंथ रखा है हिस्टोरिकली, एंड एचडीएफसी बैंक का सिर्फ 2% मार्केट शेयर है होम लोन में. लोअर देन एनी आईसीआईसीआई, एनी एक्सिस बैंक. आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक तो सारे 7, 10, 14, एसबीआई तो 22% मार्केट शेयर है. एचडीएफसी बैंक का सिर्फ 2% मार्केट शेयर है. ये सबसे तेज ग्रो करने वाला सेगमेंट है होम लोन जो है रिटेल बुक का, राइट? सो सबसे तेज ग्रो करने वाले रिटेल के सेगमेंट में आपको अब मौका मिल रहा है अपनी कैपेबिलिटी को डिप्लॉय करने का फॉर एक्सेलरेटेड लोन बुक ग्रोथ. दैट्स द सेकंड पीस. द थर्ड पीस इज एचडीएफसी बैंक की बुक एक तरह से 2.5 साल में पूरी रन ऑफ हो जाती है, बिकॉज वो शॉर्ट टेल बुक है, इसमें होम लोन है नहीं अभी तक. whereas कंपटीशन की बुक टिपिकली 6-8 साल 10 साल में रन ऑफ होती है, राइट? एक बारी एचडीएफसी लिमिटेड की होम लोन कैपेबिलिटीज एचडीएफसी बैंक में जब जुड़ जाती हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम longer tail of the book as well, with the same amount of operational effort being put in, etc. Right? So there are a variety of benefits. ROA accretive भी है, right from the word go, etc. Despite priority sector lending, CRR requirements का offsetting factor on the low cost of borrowing, etc. Right? So synergies काफी दिलचस्प हैं, एंड उसके कारण हम एक्साइटेड हैं एचडीएफसी बैंक को फिर होल्ड किए हुए हैं. सो ये 2 तरीके हैं कॉन्फिडेंस बनाने के. बिल्कुल बिल्कुल. रक्षित, गुड आफ्टरनून. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. ऑफ कोर्स जिस तरह से आप सिनर्जीज और साथ ही मर्जर की पर्टिकुलरली बात कर रहे थे, जस्ट लाइक दैट मर्जर एंड एक्विजिशंस आजकल कई सारे हम देख भी रहे हैं. हाउ मच डू यू थिंक व्हाइल ड्राइंग अ पोर्टफोलियो एक्विजिशंस नए बिजनेस की ग्रोथ को हेल्प करते हैं? स्ट्रैटेजिकली अगर देखें, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो कि काफी हद तक थ्रू आउट दीज ईयर्स आपके लिए काम आती हुई दिखी, और कोई स्ट्रैटेजी जिसने एक तरह से कह सकते हैं कि निराश किया हो? हाँ, तो देखिए एक्विजिशंस टिपिकली स्पीकिंग 100 में से 80 एक्विजिशंस मिसफायर करते हैं, राइट? ब्रॉडली स्पीकिंग आई एम गिविंग बाय आवर एक्सपीरियंस. अगर आप ग्लोबली एक्विजिशंस को एनालाइज कीजिए, 100 में से 80 एक्विजिशन मिसफायर करते हैं. या तो प्राइस ज्यादा पे किया जाता है, या इंटीग्रेशन इश्यूज होते हैं, या फिर आफ्टर एक्विजिशन जो सिनर्जीज एक्सपेक्ट करी थी वो कभी आ नहीं पाती हैं, राइट? फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एक्विजिशंस डोंट वर्क आउट फॉर मोर ऑफ्टन देन नॉट. इसके कारण काफी सारी जो हाईली कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कंपनियां हैं, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ में हिस्टोरिकली कैपिटल एलोकेट करी हैं. तो हमारे पोर्टफोलियो में एक्विजिशन बहुत ही इनफ्रीक्वेंट रहता है. लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर एक कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोमोटर बहुत ही केयरफुली कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस लेने की आदत रखता है, एंड कोविड जैसा डिस्रप्शन काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज लाता है, या तो अट्रैक्टिव एसेट्स बीइंग अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, या फिर एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांजिशन योर बिजनेस टोटली एंड यूज एक्विजिशंस का यूज करके पूरा बिजनेस को तब्दीली कर देना फ्यूचर में. ऐसी अपॉर्चुनिटीज कोविड जैसे डीप क्राइसिस में आती हैं. कोविड जैसे डीप क्राइसिस आमतौर पे 10 में से 1 साल, 10 में से 2 साल, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते नहीं है. तो बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं. तो पिछले 2 साल में हमने अपने पोर्टफोलियो में काफी इस तरह का एक्शन देखा है. डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हमारी पोर्टफोलियो की कंपनी है, उसने सबर्बन एक्वायर किया, पिडिलाइट ने एरलडाइट एक्वायर किया, एशियन पेंट्स ने 2-3 हफ्ता पहले
दो एक्विजिशन अनाउंस किए होम डेकोर स्पेस में, एंड 1.5 साल पहले HDFC लाइफ ने, एक्साइड लाइफ, ICICI लोम्बार्ड ने, भारतीय एक्सा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो पिछले 2 साल की एक्विजिटिव एक्टिविटी नॉर्मल से काफी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे रही है हमारे पोर्टफोलियो में। अब कुछ कंपनियों ने हिस्टोरिकली, इन्हीं कंपनियों में से कुछ ने हिस्टोरिकली कैपिटल को मिस एलोकेट भी किया था। जैसे पिडिलाइट ने 2007-8 में कुछ एक्विजिशंस किए थे जो बैकफायर किए थे। एशियन पेंट्स का इंटरनेशनल एक्विजिशन ऑफ बर्जर इंटरनेशनल 2002 में एक में किया, उतना अच्छा ROC नहीं निकला। सो बैकफायर भी किए हैं कुछ इंस्टेंसेस, लेकिन ये जो जिस तरह की एक्विजिशन अभी पिछले 2 साल में की गई हैं, इसमें हमारे को अट्रैक्शन ज्यादा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रहा है, रिस्क ऑफ बैकफायरिंग, मिसफायरिंग काफी कम दिख रहा है, और इन कंपनीज ने अपना इंटरनल कैपिटल यूज करके एक तरह से बिजनेस को एक नया मोमेंटम देने की तरफ एक्विजिशंस को यूज किया है। सो यस, दैट्स वन बिग एरिया ऑफ कैपिटल एलोकेशन जो पिछले 2 साल में अच्छी कंपनी ने यूज किया है। मीडियोकर क्वालिटी की कंपनी पिछले 2 साल में आराम से बैठी है, वेट कर रही है कोविड चला जाए तो हम धंधा करें, वेट कर रही है इन्फ्लेशन थोड़ी थम जाए तो हम आगे धंधा करें। अच्छी क्वालिटी की कंपनी, स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करी है पिछले 2 साल में। रक्षित, एक चीज़ आपसे पता करनी थी कि जब इस तरह का मार्केट होता है ना, कई बार सेक्टोरल चर्निंग होती है, और ये कुछ ग्लोबल की वजह से भी हो सकती है, कुछ डोमेस्टिक रीजंस की वजह से भी हो सकती है। इस बार जो मेजर रीज़न रहा वो ग्लोबल था। आपको पता है कि एनर्जी प्राइजेस, कमोडिटी प्राइजेस ऐसी जगह पर पहुंच के जहां पे कल्पना से भी परे थे कि क्या एक साल में कोई प्राइजेस डबल भी हो सकते हैं कमोडिटीज़ के, वो हुए हैं, है ना, और देखे भी हमने। अब आपको मेरे से सिर्फ यही समझना है कि कोई एक ऐसा सेगमेंट आप मेरे को बता सकते हैं जहां पर हमको अभी भी बुलिश रहना ही चाहिए, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हफ्ते और महीने की वॉलेटिलिटी को आप छोड़ दो, आप एक 2-4 सेगमेंट है इसको पकड़ लो, आपका पैसा बन जाएगा। नहीं, ऐसे इंडस्ट्री को पकड़ के पैसा अनफॉर्चुनेटली बनता नहीं है, क्योंकि अच्छी इंडस्ट्री में गंदी कंपनी भी हो सकती है और गंदी इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी भी हो सकती है। गंदी मतलब धीमे ग्रोथ की इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ की कंपनी हो सकती है। तो मैं अपने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ, तो मैं अच्छी कंपनी पूछ लेता हूँ, अच्छी इंडस्ट्री को हटा देता हूँ। हाँ, तो अच्छी कंपनी जिसने ज्यादा टेक का इन्वेस्टमेंट किया हो पिछले 2-3 सालों में, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको इन्वेस्टर अगर पकड़ के खेलना चाहें तो काफी इन्वेस्टमेंट रिटर्न बन सकता है। क्योंकि पिछले 6-7 साल में पर्टिकुलरली टेक का पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। कंपनी किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, पिछले 6-7 साल में पूरा बदल गया है। और पिछले 2 साल में बहुत सारे मौके मिले थे जब पूरा मशीनरी बिजनेस का ठप बैठा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो आप पूरा एक रीहॉल कर दीजिए अपने सिस्टम प्रोसेस का, पूरा रीहॉल कर दीजिए टेक्नोलॉजी का, जो चलती मशीन में कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी काफी कंपनियां आपको मिलेंगी जो पिछले 2-3 साल में टेक इन्वेस्टमेंट करी हो। ऐसी कंपनी अगर कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि टेक इन्वेस्ट करके सिर्फ वो कस्टमर को एक्वायर कर रही है, अगर ऐसी कंपनी कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है, एज इन कस्टमर से प्रॉफिट भी बना रही है एक्वायर करने के साथ साथ, तो ये जो थीम है, ये चाहे आपको पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट से मिले, चाहे आपको किसी बजाज फाइनेंस जैसी फिनटेक कंपनी से मिले, चाहे कहीं और मिले, ये जो थीम है ये अगले 3-5 साल में बहुत ज्यादा जोर पकड़ने की क्षमता रखती है। ऑलराइट रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, और इन सभी स्पेसेस पर, सेक्टर्स पर, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी एक बार फिर से हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि राशनल क्या है आपका, उनको उनमें बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रक्षित। और चलिए